नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। मैं आज आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आपको मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में पता होगा। अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहां, इन सब के बारे में इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा होगा। इन सभी के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा। इनकी कहानी सुनी और पढ़ी भी होगी। लेकिन क्या आप लचित बोरफुकन के बारे में जानते हैं? शायद नहीं, या शायद आज पहली बार आपने इनका नाम सुना होगा। दरअसल लचित बोरफुकन भारत के ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने औरंगजेब की 80,000 सैनिकों की फौज को एक निर्णायक युद्ध में परास्त कर दिया था। तो शायद आपको यह सुनकर हैरानी भी हुई होगी। वजह यह है कि हमारे इतिहास की किताबों में सिर्फ मुगल बादशाहों के महान शासक के रूप में परिभाषित किया जाता है और लचित बोरफुकन जैसे महान योद्धा इतिहास के पन्नों से न जाने कहां खो गए। इन मुगल बादशाहों को परास्त करके जिन योद्धाओं ने अपने राज्यों और भूमि की रक्षा की, उनके नाम का जिक्र तक हमारे इतिहास में नहीं मिलता है। पीएम मोदी ने अहोम साम्राज्य के सेनानायक वीर लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर संबोधन में कहा कि भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की कहानी अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने की कहानी है। दरअसल बीजेपी की कोशिश इतिहास के पन्नों में गुम उन नायकों की कहानियों को सामने लाने की है जिनके बारे में देश को ज्यादा जानकारी भी नहीं है, जिसमें उत्तर प्रदेश के इतिहास से सुहेलदेव, कर्नाटक की कहानियों में बसे केम्पेगौड़ा, राजस्थान के भील नायक गोविंद गुरु और मुगलों को शिकस्त देने वाले असम के अहोम राजा लचित बोरफुकन को इस सूची में शामिल किया गया है। दरअसल संपूर्ण देश में बीजेपी ऐसे नायकों को सामने ला रही है और उनकी जिंदगी और साहस की कहानियों को जनता तक पहुंचा रही है। इन नायकों में पिछले 1000 सालों के वो योद्धा शामिल है जिनका देश के अलग अलग भागों में तत्कालीन समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। पहला नाम आता है लचित बोरफुकन का। लचित बोरफुकन असम के अहोम साम्राज्य के मुख्य नायक थे जिन्होंने असम राज्य पर लगभग 600 वर्षों तक शासन किया। असम में अहोम वंश की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी, जब इस वंश के लोग म्यांमार से राज्य के ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुंचे और वहां खुद को उन्होंने स्थापित कर लिया। 16वीं शताब्दी तक असम के एक बड़े हिस्से पर सादिया साम्राज्य का शासन रहा, लेकिन इसके बाद अहोम राज्य वंश ने सादिया को हराकर असम को अपने नियंत्रण में ले लिया। हालांकि इसी दौर में मुगलों की शक्ति में जबरदस्त विस्तार हो रहा था और उन्होंने भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा भी जमा लिया था। लेकिन शाहजहां के शासनकाल में पूर्वोत्तर अब भी मुगलों की पहुंच से बहुत दूर था। हालांकि पूर्वोत्तर में शासन करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुगलों ने असम के अहोम वंश से कई युद्ध लड़े और इस बार युद्ध में छोटी मोटी सफलता हासिल करने के बाद मुगलों की सेना को असम छोड़कर वापस संयुक्त बंगाल और दिल्ली की तरफ भाग गए। इसके अलावा कुछ लड़ाइयों में ऐसे मौके भी आए जब अहोम वंश के राजाओं को मुगलों के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर भी करने पड़े। हालांकि जब मुगल बादशाह शाहजहां बीमार हुए और उनकी जगह औरंगजेब ने दिल्ली की गद्दी संभाली, तो यहाँ औरंगजेब का लक्ष्य बिल्कुल साफ नजर आ गया और वो किसी भी कीमत पर असम को अपने अधीन लेना चाहते थे। वहीं वर्ष 1671 में गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर हुए सराय घाट के युद्ध में लचित बोरफुकन ने जो वीरता दिखाई वो इतिहास बन गई। इस युद्ध में लचित बोरफुकन ने औरंगजेब की सेना को इतनी भयानक शिकस्त दी कि अगले 250 वर्षों तक मुगल पूर्वोत्तर की ओर आना ही भूल गए। लचित बोरफुकन को अहोम राजा चक्रध्वज सिंह ने 16 धार बोरुआ, घोड़ा बोरुआ और सिमूलगढ़ किले का सेनापति जैसी कई उपाधियां दी। वहीं असम सरकार ने लचित की याद में एक संग्रहालय बनाने की घोषणा की। असम सरकार का यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों को हमारे इतिहास और नायकों को समझाने में मदद करेगी। वहीं दूसरे योद्धा हैं उत्तर प्रदेश के बलशाली सेना नायक महाराज सुहेलदेव, जिन्होंने लगभग 1000 साल पहले उत्तर प्रदेश के बहराइच में आक्रांता महमूद गजनबी के भतीजे सैयद सालार मसूद गाजी को युद्ध भूमि में रौंद कर उन्हें मार डाला था। वहीं खास बात यह है कि सैयद सालार मसूद गाजी को बहराइच में ही दफनाया गया था। यूपी और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी राजा सुहेलदेव की महिमा और शौर्य को बार बार लोगों को बताया जा रहा था। इसी सिलसिले में
फरवरी 2021 में पीएम मोदी ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल की आधारशिला भी रखी। यहाँ एक संग्रहालय बनाने जा रहे हैं जहां उनसे जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियां संभाल कर रखी जाएगी। तीसरे योद्धा गोविंद गुरु है। नवंबर 2022 के शुरुआत में ही पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में माणगढ़ धाम का उद्घाटन किया था। यह जगह भील स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु से जुड़ी हुई है। आजादी की लड़ाई के समय भील और दूसरी जनजातियों ने लंबे समय तक इस स्थान पर अंग्रेजों को रोक रखा था। 17 नवंबर 1913 को 1.5 लाख से ज्यादा भीलों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर एक जनसभा आयोजित की थी। इसी सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी। इसमें 1500 आदिवासी शहीद हो गए। यह स्थान राजस्थान, गुजरात और एमपी के जनजातियों के लिए विशेष महत्व रखती है। पीएम मोदी ने मानगढ़ के इस स्थान को धाम का दर्जा दिया और इसे राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया। वहीं बात यदि दक्षिण भारत के नायकों की करें तो इन्हें इतिहास के मुख्य पृष्ठ पर लाने में पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का भी नाम चुना है। पीएम ने जुलाई 2022 में उनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पश्चिम गोदावरी जिले में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फुट ऊंची कांस्य की मूर्ति का अनावरण किया। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी धरती पर आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं जहां बलिदान का इतिहास है, जज्बे से भरी और आदिवासी नायकों की कहानियां हैं। बता दें कि राजू ने आंध्र प्रदेश में मानियम विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह गुलामी काल में आदिवासियों द्वारा 1922 से लेकर 24 तक विशाखापत्तनम गोदावरी के आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ स्थानीय जनजातियों का सशस्त्र प्रतिरोध था। इन महान योद्धाओं के बारे में सुनकर आप स्वयं आभास लगा सकते हैं कि आजादी के बाद भी हमें वही इतिहास पढ़ाया गया जिनको गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया। आजादी के बाद आवश्यकता थी कि गुलामी के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामों का इतिहास नहीं है, यह योद्धाओं का इतिहास है। भारत का इतिहास वीरता और बलिदान का इतिहास है। आज का भारत राष्ट्र प्रथम के आदर्श को आगे बढ़ा रहा है। हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम अपने इतिहास के दृष्टि को केवल कुछ दशकों तक सीमित ना रखें। यह हमारी जिम्मेदारी कि हम देशवासी इतिहास के इन नायकों को हमेशा ही गर्व के साथ याद रखें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।